चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि डोमेन क्या चीज़ है और रेंज क्या चीज़ है। ठीक है, देखो, सपोज़ आपके पास ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये कैसे इक्वेशन है? अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, अब सीखो के डोमेन किसे कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको डोमेन और रेंज बताऊंगा। देखो, अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और और आप क्या करें, अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा x और इधर लिखूँगा y। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू मैं कहाँ से पुट करूँगा यहाँ पे? तो ये मैं चूज करूँगा सेट ऑफ रियल नंबर्स से। कहाँ से चूज करूँगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स से। और मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, या हम इसको रेशनल और इरेशनल के यूनियन में भी लिखते हैं, या इसी आर को हम रियल लाइन भी कहते हैं कि 0 1 2 चलते जाओ पॉजिटिव इन्फिनिटी, और -1 -2 और चलते जाओ नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये याद रखना। इस x की जगह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे कहाँ से? इस रियल लाइन से हम नंबर्स उठा उठा कर इस x की जगह पुट करेंगे, और इसके अगेंस्ट हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगे। देखो, तो चलो पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी रियल लाइन से मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो जब मैं y की जगह y इक्वल टू इस x की जगह -3 पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? -3 का स्क्वायर। ठीक है, इस x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है? -3। ठीक है, इस x की जगह मैंने पुट कर दिया है -3, और फिर मैंने उसका स्क्वायर ले लिया है। तो -3 का स्क्वायर आता क्या आता है? वो आता है +9। ठीक है, देखो, तो रियल लाइन से मैंने वैल्यूज चूज की है x इज इक्वल टू -3। मुझे वैल्यू मिल गई, आउटपुट मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 9। अब मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू -2। रियल लाइन से मैंने नंबर चूज कर लिया है -2। ठीक है, अब वो पुट कर दो इस x की जगह, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू +4। फिर x इज इक्वल टू -1 पुट कर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 के स्क्वायर से क्या आता है? +1। ठीक है, ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू, चलो ये इधर लिखते भी जाए, x इज इक्वल टू, जब मैंने -3 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई +9। जब मैंने x इज इक्वल टू -2 पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई +4। जब x इज इक्वल टू मैंने -1 पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई +1। अब जब मैं इधर x की जगह 0 पुट करूँगा, जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। अब जब मैं x इज इक्वल टू +1 पुट करूँगा तो y का जवाब क्या आएगा? y का जवाब आएगा +1। x इज इक्वल टू मैं +2 पुट करूँगा, y का जवाब आएगा +4। जब x इज इक्वल टू मैं +3 पुट करूँगा, y का जवाब क्या आएगा? +9। और इस तरह आप चलते जाओ। ठीक है, तो देख लो, इस x को हम कहते हैं डोमेन्स या इनपुट्स, और इस y को हम कहते हैं रेंज या
रेंज या आउटपुट्स, ठीक है। तो इधर देखो, सबसे पहले रेंज को देख लो। क्या इसके रेंज के अंदर आपको कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू नज़र आ रही है? जी नहीं नज़र आ रही। सबसे कम वैल्यू कौन सी नज़र आती है? 0, ठीक है। अब अगर मैं इधर 3 के बजाय +4 कर दूं तो ये +16 बन जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि कहाँ तक जा सकता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये अप्रोच करेगा, ठीक है। पहुंचेगा नहीं, उसके करीब पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेंज लिखूं, इसके पॉसिबल आउटपुट्स लिखूं, तो वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? उसमें 0 भी इंक्लूड होगा, और 0 से लेकर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगा इसका रेंज। मीन्स अगर ये मेरे पास रियल लाइन है तो 0 इंक्लूड करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करे, यहाँ तक ड्रॉ करे, और यहाँ लिखे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इसका रेंज बनता है, रेंज। और डोमेन्स क्या है? डोमेन हमारे पास होते हैं ये x। तो देखो उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी है। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा? इसका डोमेन बन जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। मीन्स इसके डोमेन में आपको -इन्फिनिटी जितना बड़ा नंबर भी दिखेगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी जितना -इन्फिनिटी जितना छोटा नंबर, और पॉजिटिव इन्फिनिटी जितना बड़ा नंबर, ठीक है। असल में ये नंबर हम कभी फाइंड कर ही नहीं सकते। ये जस्ट सिंबल है किसी बहुत से बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का, और छोटे से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये छोटे से छोटे के लिए यूज़ किया जाता है, ये बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो y = x² का डोमेन क्या आता है? उसका डोमेन आता है रियल लाइन R, या -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसका जो रेंज आता है वो आता है क्या? वो आता है क्लोज इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब चलो इधर देखो, y = 1/x, ठीक है। y = 1/x। अब वही करना है आपने। x चूज़ करना है कहाँ से? आपने रियल लाइन से चूज़ करना है, ठीक है। तो देखो अपने लिए इधर x लिख के और इधर y लिख के, ठीक है। वही x की जगह जब मैं -3 पुट करूँगा तो y की वैल्यू आएगी -1/3। जब x की वैल्यू में -2 पुट करूँगा, y की वैल्यू आएगी क्या? -1/2। x की वैल्यू में -1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू भी आएगी -1। जब x की वैल्यू में जब 0 पुट करूँगा, 0, तो इधर देखो y = 1/, जब x की जगह में 0 पुट करूँगा तो ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये होता है अनडिफाइंड, या इसको हम कहते हैं कि 1/0 क्या होता है? ये हम इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, ठीक है। कि ये एक बहुत बड़ा नंबर हमें देता है। आप कैलकुलेटर उठाओ, 1/0 के करीब एक नंबर ले लो, जैसे कि 0.00000000001। ये अभी भी 0 के बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन चलो बहुत तक 0 के ये करीब है। आप ये कैलकुलेटर को दे दो, आपको ये एक बहुत बिगर आउटकम देगा, एक बहुत लार्जर नंबर देगा, ठीक है। तो 0 पे हमें कोई आंसर नहीं मिला, नो आंसर। तो वो नंबर जिस पर आपको y की वैल्यू ना मिले वो हम डोमेन से निकाल देते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, वो नंबर जो जिस पर आपको y की वैल्यू ना मिले उसको हम डोमेन से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस 0 के अलावा आपको हर एक नंबर पे y की वैल्यू मिलेगी सिवाय 0 के, ठीक है। तो उस लिहाज से देखो, इनपुट्स में से क्या निकल जाएगा? इनपुट्स में से सिर्फ 0 के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। और इसके आउटपुट में भी हर एक जवाब आएगा, इसके y में भी हर एक वैल्यू आएगी माँ सिवाय 0 के। आप चेक कर लो, अगर आपके जहन में डाउट आ रहा है कि क्या y कभी 100 हो सकता है,
मतलब y का भी 100 आ सकता है। तो आप क्या करोगे, इसी को उठा लो 1/x को, इसी को 100 के इक्वल कर दो। अब इस x की वैल्यू फाइंड करो। तो जब x की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो x इक्वल हो जाएगा 1/100 के। इसको उलट कर दो। अब ये x इक्वल टू 1/100 इधर पुट करो तो y इज इक्वल टू 1/100 इज इक्वल टू 100। तो जब इधर मैं x की जगह 1/100 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 100। तो इसका मतलब ये बनता है कि इसके जो y की वैल्यूज है इसमें हर एक नंबर आएगा माँ सिवाय 0 के। ठीक है, तो देखो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, इसका जो डोमेन होगा वो बन जाएगा पूरा का पूरा इंटायर रियल लाइन सिवाय 0 के। ठीक है, और इसका रेंज क्या बन जाएगा, वो भी इंटायर रियल लाइन बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें भी 0 होगा। रियल लाइन -0, इसका मतलब ये है कि रियल लाइन ड्रॉ करो, ये आपका 0 है। 0 के ऊपर सर्कल ड्रॉ करो, बाकी ये भी आएगा उसमें, और ये सारा सब कुछ भी आएगा। ठीक है, तो ये है -इन्फिनिटी और ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, और 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो वो हम कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी टू 0, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है ना, -इन्फिनिटी इंक्लूड है। यूनियन 0, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल में सारा सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये 0 नहीं है। ठीक है, तो आप इंटरवल के फॉर्म में इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, याद रखना। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको ये समझ आनी चाहिए कि डोमेन आपका कि आपके कौन कौन से इनपुट्स पर आपको जवाब मिल रहा है। डोमेन क्या है, इनपुट्स जिस पर आपको जवाब मिले। और रेंज क्या चीज़ है, रेंज वो जवाब कौन कौन से हैं, वो जवाब कौन से है, कौन से है। ठीक है, जैसे कि इधर देखो, इधर x में आप जो लिखते जाते हो और जिस पर आपको जवाब मिले तो उसको हम डोमेन में शामिल कर देते हैं। अब वो जवाब क्या क्या है, ठीक है, वो जवाब कौन से और क्या क्या है, तो वो आपके क्या बनते हैं, वो आपके रेंज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज का। ठीक है, चलिए इसके लिए आप लोग मुझे फिर ग्रुप में शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि इन इक्वेशंस के डोमेन और रेंज क्या आएंगे। चलो y इज इक्वल टू एक्स का मेरे साथ y इक्वल टू एक्स का क्या आएगा, और y इज इक्वल टू -x का क्या आएगा, और y इज इक्वल टू और कौन से मैं चुनूँ, y इज इक्वल टू, चलिए इसका मुझे बता दें कि फिर y इक्वल टू 2x², इसका और इसका भी मुझे बता दो कि y इज इक्वल टू x³ + 1। इसके आप लोगों ने मुझे डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, एक और भी इसमें इंक्लूड कर लो, y इज इक्वल टू 1/2x+1 और y इज इक्वल टू 1/2x-1। ठीक है, और y इज इक्वल टू 1/x²। इन फंक्शंस की आप लोगों ने मुझे डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, और आप लोगों ने मुझे प्रॉपर टेबल के थ्रू समझाना है, प्रॉपर टेबल के थ्रू समझाना है। जैसे मैंने x और y के फॉर्म में लिख दिया है, ऐसे आप लोगों ने मुझे इसकी स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने से पहले आपको यूनिट सर्कल पढ़ना पड़ेगा, यूनिट सर्कल।
यूनिट सर्कल आपको बताएगा कि साइन थीटा कहाँ से आ गया, कॉस थीटा कहाँ से आ गया, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है सीकेंट को सीकेंट थीटा वगैरह ये कहाँ से आ गए, ठीक है। और इसमें जो है ये हाँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये यूनिट सर्कल से कैसे आया और इसका रिलेशन क्या है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, तो अब वो हम इधर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले आप लोग क्या करें, आप लोग वही कोऑर्डिनेट, आप लोग क्या करें, वही एक्स और वाई एक्सिस बनाएं। ये आपका है पॉजिटिव एक्स, ये आपका है नेगेटिव एक्स, ये है आपका पॉजिटिव वाई और ये है आपका नेगेटिव वाई। अब एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल बन गया, ठीक है। ये आपका ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। अब यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, यूनिट सर्कल, यूनिट कहते हैं वन को, वन सर्कल, वन सर्कल। अब देखो इसका कॉन्सेप्चुअल मतलब ये है कि वो सर्कल जिसका रेडियस वन हो, ठीक है। तो देखो रेडियस क्या कहलाता है, सेंटर से लेकर इस सर्कल के इस सरफेस तक जितना डिस्टेंस होता है ये कहलाता है रेडियस। और यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस आपका है वन, ठीक है। ये याद रखना, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ तक ये भी रेडियस होगा, ये भी वन के इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ ये भी रेडियस होगा, वन होगा। यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करूँ ये भी वन होगा। यहाँ से यहाँ तक जो फासला है यहाँ तक ये भी वन है, यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो क्या है, वो भी वन है, ठीक है। तो थ्रू आउट ये सर्कल एक जैसा है, तो चूंकि मेरे पास ये पैड है इस पे सही नहीं बन सकता ये सिमेट्री के थ्रू। तो ये सारे अगर आपको एग्जैक्ट बना दो तो हर एक जगह पे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब देखो ये सरफेस, ये सरफेस के ऊपर ये जो पॉइंट, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ रेडियस, ये इस सरफेस को कट करेगा किस पॉइंट के ऊपर हमें नहीं पता, वो इसको जनरली नाम देते हैं एक्स कामा वाई। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब आप एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हो तो वो किस तरह से करते हैं, एक्स कामा वाई के फॉर्म में करते हैं। और आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक्स एक्स जो होता है हम क्या करते हैं, ये एक्स और वाई हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक्स आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है कि एक्स एक्सिस में ये पॉइंट किसके सामने है, और ये वाई क्या होता है कि वाई में ये पॉइंट आपका किसके सामने है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके वाई में किसके सामने है और ये एक्स में किसके सामने है, तो इसको फिर हम कहते हैं वाई और इसको हम कह देते हैं एक्स, ठीक है। और ये जो एक्स है और ये जो रेडियस है इनके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं थीटा, ठीक है। अब अगर आप गौर से देख लो इस वाई और एक्स के दरमियान कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। और अगर आप इसके शेप को देख लो तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो हर वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन रेशोज होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला रेशो है वो है साइन थीटा का, कि साइन थीटा इक्वल होता है, अब देखो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री जिसके साथ होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के साथ नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो साइन थीटा की रेशियो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस केस में, इस ट्राइंगल के केस में ये परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इक्वल है y के, और हाइपोटेन्यूज क्या है वो r के इक्वल है। अब y एज इट इज आएगा, लेकिन चूंकि ये सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल है, तो r की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, y के। तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, या मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये एक आ गया। अब देखो दूसरी रेशो होती है हमारे पास कॉस की, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इक्वल है b के और हाइपोटेन्यूज इक्वल है r के, और r हमारे पास चूंकि ये यूनिट सर्कल है तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के। तो मैं लिख सकता हूँ इसको
कि कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बी, अच्छा इधर एक्स आ जाएगा ना, बेस जो है बेस इक्वल है किसके, एक्स के, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स बाय 1, तो विच इज़ इक्वल टू एक्स, तो बी आ जाएगा एक्स के इक्वल। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई तो बस आगे जस्ट हम यही लेके चलेंगे और सारा सब कुछ डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इधर जो पॉइंट हमने लिखा है ये वाला, ये किस फॉर्म में लिखा है, एक्स कामा वाई के फॉर्म में लिखा है ना। तो देख लो ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, तो उस p ऑफ x कामा वाई की जगह मैं लिखूंगा p ऑफ cos थीटा कॉमा साइन थीटा। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि इस सर्कल के सरफेस के ऊपर आप हर एक पॉइंट को फाइंड कर सकते हो जस्ट इस एंगल को यूज करके। इस एंगल, अगर ये एंगल आपके पास हो तो इसको आप पहले कॉस को दे दो और फिर इसको साइन को दे दो, तो आपके पास इस पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी। सपोज अगर ये पॉइंट चलिए मैं पहले ना आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालना है सब कुछ। ये समझ आ गई कि ये डेरिवेशन कैसे हो गई? अगर आपको याद हो तो हम इसको कहते थे पोलर कोऑर्डिनेट्स, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आप लोगों को याद हो उसमें हम रेडियस और एंगल के ज़रिए से किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करते थे। ठीक है, तो अगर आपके पास रेडियस हो और थीटा हो तो आप फाइंड कर सकते हो। इस केस में आपका रेडियस 1 है और थीटा वही थीटा है। ठीक है, तो मैं अगर उस साइड पे गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बस जस्ट आप लोगों को याद हो कि ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अब चलो वही सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा और उसमें मैं आपको डिफरेंट लोकेशंस बताऊँगा इसको यूज़ करके। ठीक है, कि ये आपके पास वही एक्स और वाई एक्सेस है, ये आपके पास वही सर्कल है। ठीक है, ये आपके पास एंगल क्या है, एंगल थीटा है। ठीक है, पॉइंट है, ये आपका y है, ये x है और ये आपका वही पॉइंट है। ठीक है, x कॉमा वाई। देखो ये एंगल थीटा है और हमें नहीं पता कि ये कितना है। अगर इस पॉइंट को मैं इधर के बजाय इधर ले आऊं तो आपका ये लाइन इधर बनेगा, आपका y अब ये बन जाएगा और आपका x जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो देख लो अब अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊं, फिर इधर ले आऊं, फिर इधर ले आऊं और एग्जैक्टली इसके ऊपर ले आऊं, इस पॉइंट के ऊपर ले आऊं, तो आपका ये एंगल क्या बन जाएगा, ये एंगल आपका ये थीटा एंगल क्या बन जाएगा, ये 0 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 0 डिग्री बन जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो अगर मैं इस पर ये अप्लाई करूँ, यहाँ पर थीटा क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो है 0 डिग्री। तो देखो आप कॉस 0 डिग्री कर लो, फिर साइन 0 डिग्री और इसमें बांध कर, तो कॉस 0 आता है 1 के इक्वल और साइन 0 आता है 0 के इक्वल। तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 1,0। ठीक है, सिमिलरली यही सर्कल है, ये आपके पास वही लाइन ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और अब मैं इस लाइन को बजाय नीचे के बजाय मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर ले आऊँ, इस P ऑफ x कॉमा वाई को इधर ले आऊँ, तो आपका y अब ये होगा और आपका x ये होगा। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ और एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर ले आऊँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इमेजिनेटिवली ले आऊँ तो इधर आपका जो एंगल बनता है फिर वो क्या बनता है, वो बनता है 90 डिग्री। तो जब आपका थीटा हो 90 डिग्री, तो देख लो cos 90 कॉमा साइन 90, तो cos 90 इक्वल होगा 0 के और साइन 90 इक्वल होगा 1 के। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,1। चलो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊँ, एग्जैक्टली इस पॉइंट के लोकेशन पे ले आऊँ P ऑफ x कॉमा वाई, तो क्या ख्याल है, अगर मैं इधर ले आऊँ तो फिर क्या होगा, कैसे
ये पॉइंट कौन सा होगा, मतलब ये कितना एंगल बनता है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये एंगल बनता है फिर 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री पे कितना बनेगा, cos 180 और sin 180। तो ये जो पॉइंट है cos 180 होता है -1 के इक्वल और sin 180 जो होता है 0 के ऊपर। ये पॉइंट्स आप लोग, ये कितना एंगल बनेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, 270 डिग्री एंगल के ऊपर ये जो आता है तो फिर ये बनेगा कितना बनेगा, ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0, -1। ये कौन से एंगल से निकल आया, cos 270, sin 270 से निकल आया ये। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास, अब देखो यूनिट सर्कल में हम बात कर रहे हैं ना, तो देखो ये 1 आ गया मीन्स रेडियस 1 है, ये 1 आ गया मीन्स रेडियस 1 है, ये 1 आ गया मीन्स रेडियस 1 है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, 1 आ गया क्योंकि रेडियस 1 है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली भी अगर मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके दूं ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और मैं आपको कह दूं कि यूनिट सर्कल ड्रा करो, तो आप यहाँ पर भी 1 डिस्टेंस जाओगे, यहाँ पर भी 1 डिस्टेंस जाओगे, यहाँ पर भी 1 डिस्टेंस जाओगे और यहाँ पर भी 1 डिस्टेंस जाओगे और ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे यूं। और ये कौन सा पॉइंट होता है, अगर आपने एक्स का वाई के फॉर्म में लिखना है, ये होता है 1, 0, ये पॉइंट होता है 0, 1, ये पॉइंट होता है -1, 0, ये होता है 0, -1। ठीक है, तो अगर आप यूनिट सर्कल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस यूनिट सर्कल की अगर आप बात कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे लिखो या ये इसके थ्रू जाओ, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो यूनिट सर्कल के ऊपर आप किसी भी पॉइंट को फाइंड कर सकते हो जस्ट cos थीटा sin थीटा को यूज़ करके। लेकिन अगर यूनिट सर्कल नहीं है तो फिर आप लोगों को, चलो मैं वो पुरानी कहानी थोड़ी सी याद दिला देता हूँ कि अगर यूनिट सर्कल नहीं है और आपके पास पॉइंट है x, y, तो आप x को निकालते थे r cos थीटा, r sin थीटा के थ्रू। और अगर इसकी मैं प्रैक्टिकल वही एक्सप्लेनेशन बता दूं, तो अगर ये आपके पास कोई सा पॉइंट है p ऑफ x, y, और ये आपका वही r है, ठीक है, और ये आपके पास y है और ये आपके पास x है और ये यूनिट सर्कल नहीं है, ठीक है, तो इस सर्कल के ऊपर आप किसी भी पॉइंट को फाइंड कर सकते हो फिर इस फार्मूला के थ्रू, अगर यूनिट सर्कल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट सर्कल है तो चूंकि उसमें रेडियस 1 होता है, तो सिंपली इसकी जगह 1 पुट करो, इसकी जगह 1 पुट करो, तो 1 मल्टीप्लाई cos थीटा और 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो उसमें जस्ट cos थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यूनिट सर्कल है तो ऐसे फाइंड करना है, यूनिट सर्कल नहीं है तो ऐसे करना है, और इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस यूनिट सर्कल, चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं करूँगा, लेकिन मैं जस्ट हिंट बताऊँगा कि वो कैसे डिराइव करते। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाऊंगा। यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट ज़रूरी था मुझे, ताकि ये मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वही मैं टेबल्स बनाऊंगा और उस टेबल्स के थ्रू मैं कहूँगा कि देखो x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई और y की कौन कौन सी वैल्यू आ गई। लेकिन चूंकि फंक्शन हमारे पास उधर थीटा से होता है, तो इस x की जगह मैं थीटा रख दूंगा और y ही रहेगा। ठीक है, कि थीटा के लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल सकती है, तो थीटा आपका फिर डोमेन बन जाएगा और y आपका रेंज। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।